मैं डॉक्टर सपना ताम्रलिकार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन लॉ, BCS TG कॉलेज धमतरी, LLB पार्ट सेकंड सेम सेकंड के विद्यार्थियों को मैं आज आयकर विधि के अंतर्गत आयकर पदाधिकारी क्या होते हैं, इनको धारा 116 से 138 तक में बताया गया है। आयकर से संबंधित विभिन्न पदाधिकारी निम्नलिखित हैं। पहला है प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड। सेकंड, आयकर प्रमुख निदेशक अथवा मुख्य कमिश्नर। थर्ड, आयकर निदेशक अथवा आयकर कमिश्नर अपील। फोर्थ, अतिरिक्त आयकर निदेशक अथवा अतिरिक्त आयकर कमिश्नर। 5, संयुक्त निदेशक आयकर अथवा संयुक्त कमिश्नर। 6, सहायक निदेशक आयकर अथवा सहायक कमिश्नर आयकर। 7, कर निर्धारण अधिकारी या आयकर अधिकारी। 8, कर वसूली अधिकारी। 9, आयकर निरीक्षक। आयकर पदाधिकारियों की नियुक्ति, उस पर नियंत्रण, कार्यक्षेत्र एवं शक्तियों के बारे में बताऊंगी। आयकर पदाधिकारी को धारा 116 से 138 तक में बताया गया है। भारत सरकार द्वारा लगाए जाने वाले करों में आयकर एक प्रमुख कर है। आयकर अधिनियम के क्रियान्वयन एवं आयकर विभाग के प्रशासन के लिए भारत सरकार ने विभिन्न पदाधिकारियों की व्यवस्था की है। आयकर से संबंधित विभिन्न प्राधिकारी निम्नलिखित हैं, जैसे कि हमने पहले आपको बताया था कि प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड होता है, फिर आयकर प्रमुख निदेशक, आयकर निदेशक, अतिरिक्त आयकर निरीक्षक, संयुक्त निदेशक आयकर, सहायक निदेशक आयकर और कर निर्धारण अधिकारी या आयकर अधिकारी, कर वसूली अधिकारी, 9 आयकर निरीक्षक। तो इतने प्रकार के ये पदाधिकारी होते हैं। अब हम देखते हैं कि इन पदाधिकारियों की नियुक्ति कैसे होती है। आयकर पदाधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 117 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। फर्स्ट, केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले पदाधिकारी। पहले, केंद्रीय सरकार ऐसे व्यक्तियों को आयकर पदाधिकारियों के रूप में नियुक्त कर सकती है जो उसकी राय में योग्य एवं ठीक हों। केंद्रीय सरकार प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्यों एवं किसी भी श्रेणी के आयकर पदाधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है। सेकंड, आयकर पदाधिकारियों द्वारा नियुक्त किए जाने वाले आयकर प्राधिकारी लोक सेवाओं एवं पदों की सेवा शर्तों को विनियंत्रित करने वाले केंद्रीय सरकार के नियमों एवं आदेशों के अधीन रहते हुए केंद्रीय सरकार सहायक कमिश्नर या उप कमिश्नर या निदेशक या कमिश्नर को अधिकृत कर सकती है। थर्ड, बोर्ड द्वारा अधिकृत किए गए प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कार्यपालक एवं अनुसचिवीय कर्मचारी वृंद लोक सेवाओं एवं पदों की सेवा शर्तों को विनियंत्रित करने वाले केंद्रीय सरकार के नियमों एवं आदेशों के अधीन रहते हुए इस संबंध में बोर्ड द्वारा अधिकृत किया गया एक आयकर प्राधिकारी उतनी संख्या में कार्यपालकों एवं अनुसचिवीय कर्मचारी वृंदों की नियुक्ति कर सकता है जिन्हें कि वह अपने कृत्यों का निष्पादन करने में अपनी मदद के लिए उचित समझता है। अब हम देखते हैं कि आयकर प्राधिकारियों पर नियंत्रण कैसे होता है। इस संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 118 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा प्रत्यक्ष कर बोर्ड निर्देश दे सकता है कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट आयकर प्राधिकारी ऐसे अन्य आयकर प्राधिकारियों जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं अधीनस्थ रहेंगे। आयकर अधिनियम की धारा 119 में यह प्रावधान किया गया है कि आयकर अधिनियम के प्रावधानों को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने के लिए आयकर अधिकारियों को समय समय पर ऐसे आदेश एवं निर्देश दे सकता है जैसा कि वह उचित समझे तथा ये पदाधिकारी
ऐसे आदेश एवं निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे, परंतु बोर्ड निम्नलिखित आदेश या निर्देश जारी नहीं कर सकता है। फर्स्ट, बोर्ड किसी आयकर अधिकारी या अन्य आयकर प्राधिकारी को किसी विशेष मामले का विशेष रीति से विशेषकर कर निर्धारण करने का आदेश या निर्देश नहीं दे सकता है। सेकंड, बोर्ड अपने अपीलीय कृत्यों का निष्पादन करने में कमिश्नर अपील के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। थर्ड, प्रत्यक्ष कर बोर्ड निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है: कर निर्धारण एवं कर के संग्रह के कार्यों का उचित एवं क्षम्य प्रबंध करने के लिए समय समय पर अन्य आयकर पदाधिकारियों को आयकर अधिनियम की धाराएं जैसे 139, 143, 144, 147, 148, 154, 155, 201, 211, 234A, 234B, 234C, 271 एवं 273 के संबंध में सामान्य अथवा विशेष आदेश दे सकता है। ये आदेश किसी प्रकार के मामले के संबंध में ऐसे निर्देश हो सकते हैं जो पदाधिकारियों के लिए कर निर्धारण अथवा कर के संग्रह अथवा अर्थदंड अधिरोपित करने की कार्यवाही करने के लिए सिद्धांत अथवा कार्यविधि अपनाने के लिए मार्गदर्शक हो। यदि बोर्ड जनहित में ऐसा करना उचित समझता है तो वह आम सूचना के लिए बेहतर रीति में सूचित एवं प्रकाशित कर सकता है। फोर्थ, बोर्ड किसी मामले में या किसी प्रकार के मामलों में सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा किसी आयकर प्राधिकारी या पदाधिकारी को जो कमिश्नर अपील ना हो, यह निर्देश दे सकता है कि वास्तविक कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए करदाता का निम्नलिखित के संबंध में प्रार्थना पर बोर्ड अथवा अधिनियम द्वारा स्वीकृत अवधि के समाप्त हो जाने के बाद भी ले सकता है तथा उस पर अधिनियम के अनुसार न्यायोचित ढंग से कार्यवाही कर सकता है तथा उस पर निर्णय दे सकता है। ए, जैसे कर से छूट मांगने का प्रार्थना पत्र। बी, कर से कटौती मांगने का प्रार्थना पत्र। एवं सी, कर की वापसी का दावा करने का प्रार्थना पत्र। 5, बोर्ड करदाता की वास्तविक कठिनाइयों को दूर करने के लिए आय की गणना एवं सकल कुल आय में से कटौतियों के संबंध में जो शर्तें पूरी करनी होती हैं उन्हें पूरी करने से छूट दे सकता है, जबकि बोर्ड का यह समाधान हो जाए कि ए, करदाता ने जिन शर्तों को पूरा नहीं किया है उनका पूरा किया जाना उस समय की परिस्थितियों में उसके लिए संभव नहीं था। बी, करदाता उन शर्तों को कर निर्धारण से पूर्व पूरा कर चुका है। अब हम देखते हैं आयकर प्राधिकारियों का कार्यक्षेत्र। आयकर प्राधिकारियों की अधिकारिता के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 120 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। फर्स्ट, आयकर पदाधिकारियों का कार्यक्षेत्र। आयकर पदाधिकारियों के कार्यक्षेत्र के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 120 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। फर्स्ट, आयकर पदाधिकारी उन सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग एवं सभी या किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करेंगे जो कि उन्हें प्रत्यक्ष कर केंद्रीय बोर्ड तथा अधिनियम द्वारा सौंपे जाए। सेकंड, बोर्ड अपने मातहत आयकर पदाधिकारियों को उनकी शक्तियों के प्रयोग एवं कृत्यों के निर्वहन के संबंध में लिखित में आदेश जारी कर सकता है। थर्ड, बोर्ड या बोर्ड द्वारा निर्देश जारी करने के लिए अतिरिक्त कोई अन्य आयकर प्राधिकारी अधिकार क्षेत्र एवं शक्तियों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कर सकता है। ए, क्षेत्रीय सीमा। बी, व्यक्ति एवं व्यक्तियों की श्रेणी। सी, आय या आयों की श्रेणी। डी, मामलों या मामलों की श्रेणी। 4, ऐसी शर्तों, प्रतिबंधों या सीमाओं के अधीन रहते हुए बोर्ड निम्नलिखित प्रभाव का सामान्य या विशिष्ट आदेश जारी कर सकता है। ए, बोर्ड किसी महानिदेशक या निदेशक को
किसी अन्य आयकर प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए अधिकृत कर सकता है, जैसा कि उसे बोर्ड द्वारा सौंपा जाए। वी, बोर्ड महानिदेशक या मुख्य कमिश्नर या कमिश्नर को कर निर्धारण अधिकारी की शक्तियों का प्रत्यायोजन संयुक्त कमिश्नर या एक संयुक्त निदेशक को करने के लिए सशक्त कर सकता है। शक्ति का ऐसा प्रत्यायोजन एक लिखित आदेश द्वारा किया जाएगा। बोर्ड 2 या 2 से अधिक कर निर्धारण अधिकारियों को किसी क्षेत्र में विशिष्ट प्रकार के व्यक्तियों अथवा विशिष्ट प्रकार की आयों के संबंध में साथ साथ कार्य करने का आदेश दे सकता है। जब ऐसी शक्तियों का प्रयोग या कृत्यों का निर्वहन एक साथ अलग अलग श्रेणी के कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा किया जाता है, तो उनमें से निम्नतर श्रेणी के प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने से उच्चतर प्राधिकारी के निर्देशों का पालन करे। 4. बोर्ड को आय का विवरण दाखिल करने के मामलों में या कोई अन्य कार्य करने के लिए या अधिनियम के अंतर्गत कोई काम या बात करने के लिए या अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम के संबंध में विभिन्न आयकर प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र को राजकीय गजट में अधिसूचित करने की शक्ति प्राप्त है। बोर्ड एकल निकाय के रूप में बैठकर अपने सभी कृत्यों को नहीं करता है, बल्कि यह अपने विभिन्न कर्तव्यों एवं कृत्यों को अपने सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से सौंपता है। बोर्ड के अध्यक्ष को यह अधिकार होता है कि बोर्ड के मामलों को स्वयं के लिए एवं इसके सदस्यों के लिए आवंटित कर दे एवं मामलों का विनिर्दिष्ट कर दे। कर निर्धारण अधिकारियों के मध्य क्षेत्राधिकार संबंधी विवादों का निपटारा करने संबंधी शक्ति धारा 124 में बताई गई है। यदि इस विषय पर विवाद उत्पन्न होता है कि किसी व्यक्ति के कर निर्धारण के संबंध में किस कर निर्धारण अधिकारी को क्षेत्राधिकार प्राप्त है, तो यह विवाद प्रमुख निदेशक अथवा आयुक्त या आयुक्त द्वारा निपटाया जाएगा। और यदि विवाद ऐसे क्षेत्र से है जो 2 या 2 से अधिक प्रमुख निदेशकों या मुख्य आयुक्तों या आयुक्तों के क्षेत्राधिकार में आते हैं, तो उनके आपसी सहमति से विवाद का निपटारा होगा और उनकी आपसी सहमति न होने की दशा में विवाद का निपटारा बोर्ड करेगा। आइए अब हम देखते हैं कि किसी मामले को हस्तांतरित करने की शक्ति पर विचार करेंगे। धारा 127, बोर्ड किसी मामले को भारत के किसी कर निर्धारण अधिकारी को हस्तांतरित कर सकता है। प्रमुख निदेशक या मुख्य आयुक्त या आयुक्त किसी मामले को कर निर्धारण अधिकारी के यहाँ से दूसरे कर निर्धारण अधिकारी के पास केवल उस प्रकरण में हस्तांतरित कर सकता है जब दोनों कर निर्धारण अधिकारी उसके अधीनस्थ हों, किंतु बोर्ड की शक्ति पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। धारा 129 के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत चल रही किसी कार्यवाही के अंतर्गत यदि पदधारी अधिकारी बदल जाता है, तो उसके स्थान पर आने वाला पदाधिकारी कर निर्धारण का कार्य वहीं से प्रारंभ करेगा जहां पर उसे पूर्व अधिकारी द्वारा छोड़ा गया था। परंतु ऐसी स्थिति में करदाता नए पदाधिकारी से मांग कर सकता है कि कार्यवाही आगे शुरू करने से पूर्व पुरानी कार्यवाही को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से पुनः खोला जाए या उसके विरुद्ध कोई आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुना जाए। अब हम देखते हैं आयकर प्राधिकारियों की शक्तियां क्या होती हैं। धारा 202 उप सेक्शन 25 के अनुसार आयकर अधिकारी शब्द से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे धारा 117 के अंतर्गत आयकर पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। आयकर अधिकारी की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा होती है, परंतु केंद्रीय सरकार बोर्ड, प्रमुख निदेशक, मुख्य आयुक्त या आयुक्त को इसकी नियुक्ति हेतु प्राधिकृत कर सकती है। यह बोर्ड के नियंत्रण में कार्य करता है और बोर्ड इसे निर्देश या आदेश दे सकता है, परंतु यह आयकर अधिकारी को किसी विशेष कर निर्धारण को विशेष ढंग से करने
या किसी मामले को किसी विशेष ढंग से निपटाने का आदेश नहीं दे सकता। इसे बोर्ड द्वारा क्षेत्राधिकार दिया जाता है। धारा 2 उप सेक्शन 7 का से स्पष्ट हो जाता है कि कर निर्धारण अधिकारी के अंतर्गत सहायक आयुक्त या आयकर अधिकारी जिसे धारा 120 के अंतर्गत सुसंगत क्षेत्राधिकार दिया गया है सम्मिलित है। कर निर्धारण के रूप में आयकर अधिकारी अनेकों महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करता है और अनेकों महत्वपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करता है। कुछ महत्वपूर्ण कार्य एवं शक्तियां निम्नवत है, जैसे धारा 131 साक्ष्य का पता लगाना तथा उसे पेश करना। धारा 132 बही खातों की मांग करने का अधिकार। धारा 132 ए रोकी गई संपत्तियों का इस्तेमाल। धारा 132 बी सूचना मांगने का अधिकार। धारा 133 सर्वेक्षण करने का अधिकार। धारा 133 ए कंपनियों के रजिस्टरों का निरीक्षण करने का अधिकार। धारा 134 स्थायी खाता संख्या आवंटित करना। धारा 139 ए कर निर्धारण करना। धारा 143 तथा 144 दंड लगाना, वापस अदायगी के लिए अंतिम कर निर्धारण करना। धारा 141 ए बही खातों के अंकेक्षण करवाने के लिए निर्देश जारी करना। धारा 142 कर से वंचित आय का पुनः निर्धारण करना। धारा 147 भूल सुधार करना। धारा 154 कम दरों पर टीडीएस की कटौती करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करना। धारा 194, 195 तथा 197 कर के अग्रिम भुगतान की मांग करना। धारा 210 वापस भुगतान की गई राशि के बारे में स्वीकृति देना आदि।